हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बाय 5 एग्जाम पॉइंट्स। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, आज देख लेते हैं इस वीडियो में कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं परीक्षा में, उनको आज देखेंगे। और मैंने अंत में इसके सिद्धांत से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को अंत में कवर किया है, तो आप उनको भी देखें। और अगर आप वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आपने आज इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा तो मुझे उम्मीद है कि कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसके लिए आपको कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, आज देख लेते हैं कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, जो कि हमारी यूपी टेट, सी टेट और जो भी टीचर्स या टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उनमें अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। ये कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। यहाँ मैंने इनकी पिक भी डाली है कि ये कोहलबर्ग जी ऐसे थे। देखिए फ्रेंड्स, कोहलबर्ग जो है वो एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि कोहलबर्ग कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो वो अमेरिका के वैज्ञानिक थे और उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो आप याद कर लें, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है उन्होंने। किसने? कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, नैतिक विकास होता क्या है, नैतिकता होती क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स, नैतिकता है, नैतिकता का अर्थ जान लेते हैं कि नैतिकता होती क्या है। तो नैतिकता क्या है फ्रेंड्स? उन्होंने, कोहलबर्ग जी ने नैतिकता बताई है कि नैतिकता का अर्थ है मानव व्यवहार में क्या सही और क्या गलत, इसकी समझ होना। यानी बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से नैतिकता और अनैतिकता को जानता है, यानी सही और गलत की जो समझ है, इसको ही नैतिकता कहा है। और बच्चा जब समाज में रहता है और देखता भी है कि क्या सही है और क्या गलत, तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि नैतिकता क्या है, यानी बच्चे को क्या सही और क्या गलत की समझ होना ही नैतिकता है। और देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें देखिए पहले इन्होंने जो ये सिद्धांत दिया है तो उसमें एक कहानी का जिक्र किया है जो कि हिंज की कहानी के नाम से फेमस है। हम पहले उस कहानी को देख लेते हैं और कहानी को देखने के बाद में उससे संबंधित फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कहानी अगर हमें पता होगी तभी हम अच्छे से इस सिद्धांत को समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, कहानी क्या है कि हिंज नाम का जो है एक आदमी है। मैंने पूरी कहानी लिखी नहीं है, लेकिन मैं ओरली आपको सुना देता हूँ, आप सुन लीजिए। और मैंने यहाँ पर उसकी एक पिक भी डाली है कि हिंस नेलिमा, एन इंटरेक्टिव एनिमेशन है ये। तो इसमें क्या है कि हिंस एक आदमी है, उसकी पत्नी जो है फ्रेंड्स बहुत बीमार है, वह कैंसर से पीड़ित है और डॉक्टर उससे कहता है कि एक विशेष दवा है जो उसकी जान बचा सकती है। लेकिन उस दवा को जब वो मेडिकल पे लेने गया तो उसने देखा कि वो बहुत महंगी थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उस दवाई को खरीद पाता। तो उसने पैसा उधार लेने की भी कोशिश की और फार्मासिस्ट से कहा, इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाया वो जितने की वो दवा थी। तो उसने, जो फार्मासिस्ट था, उससे कहा कि आप कीमत कम कर लो, लेकिन फार्मासिस्ट ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि मैं कीमत कम नहीं करूंगा। और वो निराश हो गया, हताश हो गया। अब उसके दिमाग में ये था कि अगर वो दवा मिल जाएगी तो मेरी वाइफ बच जाएगी। और अंत में उसने क्या करा कि अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए उसने उस दवा को चुराने का निर्णय कर लिया।
चुराने के लिए उसने फार्मेसी में जो है साफ सेंध लगा दी और किसी सूरत से उसने वो दवाई चुरा करके अपनी वाइफ की जान बचा ली। तो इस कहानी से अब देखिए, इस कहानी को मैंने क्यों कहा, यहाँ पे दो शब्द होंगे, यानी नैतिकता और अनैतिकता दोनों इसमें आ रहे हैं। तो आप ध्यान रखें कि उसने क्या सही किया है और क्या गलत। इससे संबंधित मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं, आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं उसका। देखिए, पहला प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे कहानी के आधार पर, क्या हिंज, जो हिंज नाम का व्यक्ति था, उसे दवा नहीं चुरानी चाहिए क्योंकि ये कानून का उल्लंघन होगा? यस या नो, आप जवाब दें। या दूसरा है, क्या हिंज को दवा चुरा लेनी चाहिए, जेल की सजा भी स्वीकार कर लेनी चाहिए? या तीसरा एक और है, क्या हिंज को दवा चुराना चाहिए और जेल नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये अनुचित है? तो इस कहानी से हमें क्या मिल रहा है, नहीं उसकी क्या दुविधा थी। डॉक्टर ने कहा कि वो दवाई आप दे दोगे इसको ला करके तो ये जान बच जाएगी, वरना जान नहीं बच पाएगी। तो यहां पर उसने क्या किया कि उसने अपनी नैतिकता को भूल करके उसने दवाई चुरा ली और चुराने के बाद अपनी वाइफ को बचा लिया। तो यहां पे देखिए फ्रेंड्स, दो चीजें हुई। एक तो नैतिक तर्कना या नैतिकता जिसे बोलते हैं। तो नैतिकता में क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में भी देख लेते हैं कि नैतिक तर्क क्या होगा। कि नैतिक तर्क में क्या होता है फ्रेंड्स, कि नैतिक तर्क में स्थिति में क्या सही और क्या गलत है इसके बारे में सोचने और निर्णय लेने की प्रक्रिया है। जैसे हिंज ने चोरी को चुना, यानी उसने क्या चुना कि उसने देखिए क्या सही है क्या गलत है, उसने पहले निर्णय किया होगा कि अगर मैं दवाई चुरा लूंगा तो हो सकता है मुझे जेल भी हो जाए। फिर सोचा उसने कि अगर मैं दवाई नहीं चुराऊंगा, अगर दवाई नहीं मिलेगी तो मेरी वाइफ नहीं बचेगी। तो उसने सोचा और एक निर्णय लिया कि मैं अपनी वाइफ के लिए बचाऊंगा और दवा चुराऊंगा। तो उसने, यानी नैतिकता यही है, नैतिक तर्कना यानी उसे मॉरल रीजनिंग कि क्या सही और क्या गलत है, इसको ही नैतिक तर्कना कहा जाता है। नैतिक दुविधा, एक है नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा क्या होती है फ्रेंड्स, इसके बारे में भी देख लेते हैं कि दुविधा क्या थी। दुविधा में हो गया वो कि जब हिंज ने को पता चला कि उस दवाई से उसकी वाइफ की जान बच सकती है और वो दवाई बहुत महंगी है, अगर वो दवाई उसको नहीं मिलेगी तो उसकी वाइफ मर जाएगी, लेकिन दवा के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे वो दवाई खरीद सके और फार्मासिस्ट वाला उस दवाई के पैसे कम करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये उसके लिए एक दुविधा थी। तो दुविधा क्या होती है, नैतिक दुविधा, इसके बारे में भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह हमारे इस चैनल पर आपको टीचिंग से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक और शेयर बिल्कुल निःशुल्क है। नैतिक दुविधा क्या होती है इसके बारे में भी देख लेते हैं। क्योंकि नैतिक दुविधा क्या वह स्थिति होती है जहां व्यक्ति को दो या दो से अधिक कार्यों के बीच चयन करना होता है। जैसे कि अगर वो दवा नहीं चुराएगा तो उसकी वाइफ मर जाएगी और दवा खरीद नहीं सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। तो या तो वो दवा चुरा ले या अपनी वाइफ को मर जाने दे। तो वो दोनों में से उसको दुविधा लग रही कि वो क्या चुने। तो उसने बिल्कुल सही निर्णय किया, तर्क किया कि वो दवाई चुराएगा। कार्यों के बीच चयन करना होता है, जिसमें क्या है कि प्रत्येक कार्य के नैतिक और अनैतिक दो पक्ष होते हैं और जिससे निर्णय लेना कठिन हो जाता है। तो देखिए, उसमें नैतिकता का ही पता चल रहा है और अनैतिकता की, अगर वो दवाई नहीं चुराएगा तो क्या होगा कि उसकी वाइफ की जान जा सकती है, और अनैतिक है कि अगर वो दवाई चुरा लेगा तो वो जेल भी जा सकता है। लेकिन तो उसने एक सही निर्णय किया कि वो दवाई चुराएगा और अपनी वाइफ की जान बचाएगा। अभी इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, कहाँ पर नियमों को हमें छोड़ देना चाहिए और कहाँ पर हमें नियमों को अप्लाई करना चाहिए। इसके बारे में भी हमारे जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं उन्होंने ये सिद्धांत दिया, और ये सिद्धांत शिक्षक के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बच्चों के क्योंकि बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, इसीलिए इस सिद्धांत को
टीचिंग्स के एग्जाम्स में रखा गया है और अक्सर इससे 2 या 3 नंबर का प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाता है। अब आप कह रहे होंगे कि सर 2 या 3 नंबर के लिए इतना पढ़ना पड़ेगा। तो भाई आपने देखा होगा कभी कभी कि हम 1 नंबर से ही रह जाते हैं। तो वो हम चाहते हैं कि कभी आप 1 नंबर से या 2 नंबर 3 नंबर से कभी आप परीक्षा में फेल ना हो और आप एक अच्छा स्कोर कर पाएं और आप एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर पाएं। तो चलिए दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि नैतिक दुविधा क्या है, कि जहां सही यानी 2 कार्य हो और दोनों में के बीच में चयन करना हो, तो अब वहां पर आपको प्रत्येक कार्य में नैतिक और अनैतिकता दोनों पक्ष देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि कोहलबर्ग के नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं फ्रेंड्स। देखिए यहां पर देख लेते हैं कि कोहलबर्ग ने नैतिकता के कितने लेवल बताए हैं, 3 लेवल, उनके बारे में देखते हैं। देखिए कोहलबर्ग ने नैतिकता के लिए 3 लेवल बताए हैं और वो 3 लेवल कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं उनके बारे में भी। देखिए ये 3 लेवल हैं। पहला लेवल है कि पूर्व पारंपरिक स्तर या इसको प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर बोलते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो कि 4 साल से 10 साल के बीच होता है। जबकि देखिए फ्रेंड्स यहां पर जो है इन्होंने 4 साल से 10 इयर्स के लिए लिया है। और अभी हमने पीछे वीडियो देखी होगी आपने जीन पियाजे जी की बारे में, अगर आपने नहीं देखी तो चैनल पर आप जाकर के उसको देख सकते हैं, उन्होंने 0 से बताया है। तो देखिए ये दोनों अंतर है, दोनों को आप ध्यान रखें कि उन्होंने भी 4 स्टेज बताई हैं जीन पियाजे ने, और लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 स्तर बताए हैं। उनके 4 हैं, कोहलबर्ग के 3 हैं, यानी जीन पियाजे जी के 3 हैं, जो कि आपने पढ़ा होगा, जैसे हमने देखा भी है उस वीडियो में कि SPCF, उसके द्वारा आप याद कर सकते हैं, जिसमें कि सेंसोरी मोटर, प्री ऑपरेशनल आपका था एक, और एक कॉन्क्रीट था और एक फॉर्मल था। आप उसको जाकर के देख सकते हैं, या आप उस वीडियो को मैं आई बटन में भी दे दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं दूसरा इसके बारे में कि पारस्परिक स्तर क्या होता है फ्रेंड्स। कन्वेंशनल स्टेज या लेबल भी बोलते हैं इसको, लेबल 10 to 13 ईयर्स के बीच में ये शुरुआत होती है, और इसमें क्या क्या होता है इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। एक है तीसरी स्टेज इसमें कि उत्तर पारंपरिक स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेबल या स्टेज, जो कि 13 साल से ऊपर होती है। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं इनके बारे में एक एक करके कि इनमें होता क्या है। आप इन तीनों को अच्छे से याद कर लें कि कोहलबर्ग ने 3 लेवल बताए हैं नैतिकता के, वो कौन कौन से हैं। तो आप देखिए फ्रेंड्स, ये ध्यान रखें कि हिंदी में इनके रूप थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको यही मिलेगा लिखा हुआ। तो आप कोशिश करें कि उन शब्दों को आप इंग्लिश में भी याद करें, क्योंकि ये हमारे जो शब्द हैं, टर्म हैं, वो ज़्यादातर इंग्लिश में यही रहती हैं, बदलती नहीं है, लेकिन हिंदी में चेंज हो जाती हैं। तो आप इंग्लिश को अभी जरूर याद रखें। देख लेते हैं अब चल के इनके करके कौन सी स्टेज क्या है। तो पहली वाली स्टेज के बारे में देख लेते हैं कि प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो कि हमारी 4 साल से 10 साल के बीच कोहलबर्ग जी ने बताई है। इसमें क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं, ये कौन सी है। देखिए इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता। यानी इस स्टेज में जो पूर्व पारंपरिक स्तर या प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर भी बोलते हैं इसको, जो कि 4 साल से 10 साल में बच्चों को सही गलत का पता नहीं होता है। किस अवस्था में, यानी ये किस लगे, ये इस है फ्रेंड्स, कि इस अवस्था में नैतिक तर्क करना दूसरों लोगों के मानकों के अनुसार होता है। यानी बच्चा, इसमें आपने घर में देखा होगा कि बच्चे इस अवस्था में क्या करते हैं कि वो, उनमें सही गलत की समझ नहीं होती और वो दूसरों के अनुसार सीखते हैं। तो फ्रेंड्स ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है आपकी आज्ञाकारिता एवं दंड, और दूसरा है स्वलाभ मानसिकता। इसमें क्या होता है कि आज्ञाकारिता और दंड यानी ये जो 3 अवस्थाएं कोहलबर्ग जी ने दी हैं, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा है कि पूर्व पारंपरिक स्तर और पारंपरिक स्तर और उत्तर पारंपरिक स्तर, ये 3 हैं, और इन तीनों को ही
दो दो पार्ट में बांटा भी गया है, तो कुल मिलाकर के ये 6 हैं, एक की 2 हैं। तो आप ध्यान से देखना फ्रेंड्स वीडियो को, कि इसकी भी 2 हैं। वो कौन सी हैं कि इस वाली एज में जो प्राक आपकी है पूर्व पारंपरिक स्तर है, इसमें बच्चा सही गलत का निर्णय पता या स्वयं नहीं कर सकता, वो दूसरों की लोगों के मानकों के अनुसार कार्य करता है। और इसमें देखिए 2 हैं, एक तो आज्ञाकारिता एवं दंड है, यानी या तो वो मानेगा बात को मान करके या फिर दंड के भय से काम करेगा, या स्वलाभ मानसिकता होगी, यानी उसमें स्वलाभ का मतलब स्वयं उसको लाभ हो रहा होगा तो वो मानसिकता होगी। उसमें 2 चीजें हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि आज्ञाकारिता एवं दंड क्या है। इस अवस्था में क्या करेगा बच्चा कि इसमें बच्चों की नैतिक सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जैसे जब हिंज ने चोरी की तो उसने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी, तो यानी उसे पता भी है कि अगर मैं चोरी करूंगा तो मुझे दंड मिलेगा। ऐसे आपने घर में भी देखा होगा बच्चे को कि अगर कोई बच्चा घर में है, अगर कोई घर में कोई अच्छी चीज ला करके रख दो और वो काउंटिंग में हो, उसने सोचा कि अगर घर में अगर मैं इसको ज्यादा खा लूंगा तो हो सकता है मैं घर में पिट जाऊं या मेरी माँ या मेरे पिता मुझ पर पिटाई भी कर दें। तो या तो उसको डर होगा और वह उसे ध्यान रहेगा कि मैं अगर ये काम गलत करूंगा तो मैं पिट भी सकता हूं। तो बच्चों में नैतिकता की जो ये सजा वाली भावना है, आज्ञा पालन आधारित होती है। या ऐसा होता है कभी कभी घर में मेहमान आ जाएं और बच्चा फ्रेंड्स नमस्ते ना करे, तब उसका मम्मी या पापा कहते हैं कि इसने नमस्ते नहीं की, ये ऐसा है और वैसा है, उसको हो सकता है एक थप्पड़ भी लग जाए। हो सकता है बचपन में आप और हमने भी ऐसे काम किए हो, और हो सकता है मैं भी। फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ एक स्लाइड डाली है कि बच्चा अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसकी माँ या उसके पिता उस पर थप्पड़ भी लगा सकते हैं। स्वलाभ मानसिकता वो तो थी फ्रेंड्स कौन सी अभी, आज्ञाकारिता और दंड वाली, और ये है स्वलाभ मानसिकता। इसमें क्या होता है, स्वलाभ मतलब स्वयं को लाभ होगा, यानी कह सकते हैं कि ये 2 चीजें हैं। मान के चलिए कि 2 बच्चे हैं आपस में स्कूल में बैठे हैं, वो कहता है कि तू मुझे अपना टिफिन दे, मैं तुझे अपना टिफिन दूंगा, यानी स्वलाभ मानसिकता होगा। जैसे यहां लिखा भी कि इस अवस्था को जैसे तैसे यानी जैसे को तैसा भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा, यानी जैसा व्यवहार बच्चे के साथ कोई करेगा वैसा ही व्यवहार वो उसके साथ भी करेगा। वह खुद भी करेगा, जैसे तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यानी जैसे कि तुम मेरा चैनल पे वीडियो देख रहे हो आप, तो अगर आप लोग मुझे सहयोग करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो मेरा भी मन करेगा कि मैं आपको और अच्छी वीडियो प्रोवाइड करूं। तो बच्चा भी यही सोचेगा कि बच्चे में जिसको लाभ हो रहा होगा, अगर वो उसकी यानी तू मुझे पेंसिल देगा या ये वाली कलर की पेंसिल देगा तो मैं तुझे ये वाली दे दूंगा। आपने देखा होगा जब हम कला का एग्जाम ड्राइंग का पेपर होता था तो कोई कलर नहीं होता तो हम दूसरे से मांगते तो वो क्या कहता है, तेरे पास ये कलर हैगा, मेरे पास ये हैगा, तू मुझे ये वाला दे दे, मैं तुझको ये वाला दे दूंगा। तो ये स्वलाभ मानसिकता होती है, और स्वलाभ मानसिकता में एक दूसरे को अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए यानी जैसे को तैसा। तो फ्रेंड्स अब आप उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि स्वलाभ मानसिकता होती क्या है, जिसको बोलते हैं जैसे को तैसा, यानी जैसे को तैसा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तो ये हमने देख लिया कि ये जो 2 थी हमारी कौन सी, यानी 3 अवस्थाएं जो बताई हैं कोहलबर्ग जी ने। एक जो पहली वाली स्टेज है प्री कन्वेंशनल स्टेज, इसको हम पढ़ चुके हैं, जिसमें कि 2 हैं स्वलाभ मानसिकता और एक है आपकी कौन सी, एक है स्वलाभ मानसिकता और एक आज्ञाकारिता या दंड। तो दोनों को हम पढ़ चुके हैं। आज्ञाकारिता में बच्चा क्या करेगा, या तो वो आज्ञा मानेगा, अगर नहीं मानेगा तो एक थप्पड़ ही पड़ जाएगा। तो इसलिए जो आपकी प्री कन्वेंशनल एज है वो 2 टाइप्स की है, आज्ञाकारिता और स्वलाभ मानसिकता। अब देखते हैं फ्रेंड्स अगली स्टेज कौन सी है। देखिए मैंने यहाँ एक स्लाइड भी डाली है कि बच्चे दोनों आपस में क्या कर रहे हैं कि तुम मेरे लिए ये दे दे, मैं तेरे लिए ये दे दूंगा। या वो क्या फ्रेंडशिप भी कर सकते हैं कि हैंडशेक कर सकते हैं कि तेरी और मेरी आज से दोस्ती हो गई। अगला है पारंपरिक स्टेज, यानी पारंपरिक स्तर या कन्वेंशनल स्टेज लेवल। और ये फ्रेंड्स जो अभी पीछे हमने पढ़ा है
वो 4 साल से आपने देखा होगा वो 10 साल के बीच तक ये काम बहुत तेजी से चलता है, जो कि प्रीकन्वेंशनल कन्वेंशनल स्टेज या प्रीकन्वेंशनल लेवल भी बोलते हैं उसको। और अब देखेंगे हम पारंपरिक स्तर। इसमें क्या है कि ये 10 साल से और 13 साल के बच्चों में देखी जाती है। तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि ये होती क्या है। फ्रेंड्स, ये भी इस अवस्था के बारे में पढ़ लेते हैं पहले थोड़ा सा, कि इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है। यानी दूसरे लोगों के मानकों को, यानी किसी न किसी को अपना आदर्श मानकर अपने अंदर उसके विचारों को समावेशित कर लेता है तथा उसी के अनुसार सही गलत का निर्णय करता है। यह भी 2 प्रकार का होता है कि मान के चलिए जैसे कि किसी कोई फिल्म एक्टर उसको पसंद आ रहा है, तो फिल्म एक्टर की सारी जो उसके मानदंड हैं उनको अपने अंदर समाहित करेगा और ऐसी एक्टिंग करने की कोशिश करेगा जैसे कि खुद भी वही हीरो बन रहा है। बच्चे देखते भी होंगे घर में आप, तो ये भी 2 प्रकार का होता है। ये कौन कौन से होते हैं 2 प्रकार? जैसे कि अभी हमने देखा था उस वाले जो आपका था प्री कन्वेंशनल स्टेज में, ये है कन्वेंशनल स्टेज और ये हमारी 10 साल से 13 साल के बीच होती है। ये जरूर ध्यान रखें। इसमें भी 2 हैं कि अंतर व्यक्ति सौहार्द एवं अनुसरित। इसमें क्या है कि एक अच्छा लड़का और एक अच्छी लड़की। और दूसरा है, ये सतत है फ्रेंड्स, ये सट्टा लग गया है यहाँ पर, ये गलत है। ये है सत्ता है फ्रेंड्स, सत्ता 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 एवं सामाजिक व्यवस्था का अनुपालन या कानून एवं व्यवस्था उन्मुख। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड बॉय और गुड गर्ल। आप इसको गुड बॉय और गुड गर्ल के नाम से याद कर लेंगे तो आपको पता रहेगा कि पारस्परिक जो स्तर है वो गुड गर्ल और गुड बॉय, और इसको लॉ एंड ऑर्डर, यानी लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, और गुड गर्ल, गुड बॉय और फ्रेंड्स गुड गर्ल, यानी एक अच्छा लड़की और अच्छा लड़का। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स कि अच्छा लड़की 2 है इसमें। एक तो आपकी जो कन्वेंशनल स्टेज है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की से आप याद रखें। दूसरा है कानून और व्यवस्था, 2 प्रकार की है ये। देख लेते हैं कि अच्छा लड़की और अच्छा लड़का, फिर उसके बाद में देखेंगे कानून और व्यवस्था के बारे में। तो देखिए अंतर्व्यक्तिक सौहार्द एवं अनुसारित या गुड गर्ल या गुड बॉय, इसमें क्या होता है, देखिए 2 स्लाइड डाली मैंने, एक लड़के की और एक लड़की की, कि एक अच्छा जो लड़का है वो कोशिश करता है, क्या कोशिश करेगा, अच्छा दिखने की। क्या करेगा अच्छा दिखने के लिए? वह अपने जिम जाएगा, अपने आप को सुंदर दिखने की कोशिश करेगा। और लड़कियों भी क्या होंगी कि वो भी अच्छा करने की कोशिश करेंगी। लड़का क्या करेगा? ये लड़का करेगा कि दूसरों की नजरों में वो अच्छा बनने की कोशिश करेगा और अच्छा बनने की, अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश करेगा। ऐसे ही लड़की वो भी अच्छा बनने की कोशिश करेगी। मान के चलिए कि वो भी कोशिश करेगी कि मैं भी एक अच्छी लड़की बनूं, और लड़का सोचेगा मैं भी एक अच्छा बच्चा बनूं। तो ये दोनों में एक थिंकिंग होगी, अंतर व्यक्ति सौहार्द होगा, अंदर से ही उनके अंदर ये व्यक्ति बने रहेगा। और उसे लगेगा, इनका ध्यान क्या होता है फ्रेंड्स कि ये अच्छा व्यवहार करने, उनको अनुमोदन प्राप्त करने और रिश्तों को बनाए रखने के लिए करते हैं ताकि समाज में उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे। जिस प्रकार हिंज ने भी दवा चुराने लेनी चाहिए क्योंकि वह एक अच्छा पति है, इसलिए उसने अच्छा बनने की कोशिश की वहां पर। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या है कि लड़का या लड़की अपने आप को अच्छा दिखने की या अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हिंज ने की, हिंज एक अच्छा पति बनना चाहता था, तभी तो उसने दवा चुराई। आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स अब कि एक अच्छा लड़का और एक अच्छी लड़की। अब देख लेते हैं कि कानून व्यवस्था के बारे में। कानून व्यवस्था क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में देख लेते हैं कि कानून एवं सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है ये टर्म। क्योंकि उसके, मान लीजिए कोई बच्चा है कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया और रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा।
मान के चलिए कि उसके सामने ही कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके भाई का ही एक्सीडेंट हो गया, अब वो भी वहां पर खड़ा है। अब वो क्या करेगी, कानून व्यवस्था को बना करके रखे या उसकी हेल्प करे। तो देखिए मैं यहाँ ये इन्होंने यही कहा है कि उस समय वह बच्चा कोशिश करेगा कि चाहे वो रेड लाइट पे खड़ा, रेड लाइट तोड़ देगा और वो परवाह नहीं करेगा रेड लाइट तोड़ने की, कानून की, और वो अपने भाई को बचाने की कोशिश करेगा। तो वही यही बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि कानून एवं सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया रेड लाइट पार करते हुए, वह इसलिए नहीं करेगा। तो वह क्या, ये नहीं वो ये सोचेगा कि मैं रेड लाइट पार नहीं करूंगा, अपने भाई को नहीं बचाऊं, नहीं, वो उस समय कोशिश करेगा रेड लाइट तोड़ करके अपने भाई को बचाने की, जैसे कि हिंज ने की थी। हिंज ने क्या किया कि अगर वो दवाई, इसलिए वो दवाई चुराएगा जिससे कि उसकी वाइफ की जान बच सके। तो हिंज की कहानी से आप पूरे जो कि नैतिकता का सिद्धांत है कोहलबर्ग जी का, आप पूरा समझ सकते हैं। तो इस सिद्धांत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि कानून व्यवस्था और जो गुड गर्ल और गुड बॉय वाला जो चैप्टर है कन्वेंशनल स्टेज में, ये दो ही पार्ट दिए गए हैं। और जो प्राक स्तर पे है उसमें आज्ञाकारिता है दूसरा, और स्वयं लाभ वाला है। तो आप दोनों समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक और बचा है इनका, देख लेते हैं तीसरा भी स्तर क्या है। तीसरा है फ्रेंड्स उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। और ये जो स्टेट स्टार्ट होती है फ्रेंड्स, ये स्टेज होती है 13 साल से ऊपर। तो यूपी टेट या जो भी टेट के एग्जाम होते हैं उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोहलबर्ग का उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का जो सिद्धांत है या जो स्टेज है वो कितने साल से शुरू होती है। तो आप बता सकते हैं 13 साल से ऊपर। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स इसमें क्या है। इसमें भी 2 स्टेज हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं कि इसमें देखिए फ्रेंड्स, उसमें क्या है, 2 हैं जो अभी हमने पढ़ी, गुड गर्ल और गुड बॉय, कानून और व्यवस्था। इसमें क्या है दोनों में कि इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं। अब बच्चा इतना बड़ा हो जाता है, एडोलसेंस एज में पहुंचने वाला भी होता है इस समय। तो अब बच्चा क्या करेगा, वो डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए, कि क्या सही है और क्या गलत। इसकी 2 अवस्थाएं हैं। यानी अब बच्चा इतना बड़ा हो चुका है कि वो अपने डिसीजन स्वयं लेगा और ये सोचेगा कि इसमें क्या सही और क्या गलत है। कौन से स्तर पर, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता या पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में। एक तो था प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज, और ये है फ्रेंड्स आपका पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो इसमें बच्चा क्या है कि अब वो इतना बड़ा हो चुका है कि अब डिसीजन खुद लेगा और वो देखेगा कि क्या सही है और क्या गलत। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि इस सिद्धांत से बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। और जितनी सरलता से मैंने पढ़ाने की आपको कोशिश की है फ्रेंड्स, अगर अच्छी लग रही हो तो आप इसको शेयर जरूर कर दें फ्रेंड्स। देखिए इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए। इसमें 2 बताएं उसने कि इसमें 2 सिद्धांत हैं, सामाजिक अनुबंध और सार्वभौमिक नैतिकता, जिसको बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इनके बारे में भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये होते क्या हैं। देखिए सामाजिक अनुबंध उन्मुखता क्या है, इसके बारे में भी देख लेते हैं कि इसमें किशोर, देखिए मैंने पहले कहा था कि अब इस यहाँ पर उनकी एडोलसेंस एज स्टार्ट हो जाती है, और नीचे आ भी गया लिखा हुआ कि इसमें किशोर ये मानते हैं कि नियम लोगों की भलाई के लिए हैं। देखिए जो नियम बनाए गए हैं वो भलाई के लिए हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है, अब ऐसा भी होगा फ्रेंड्स, नियम भलाई के लिए बनाए जाते हैं, कभी कभी उस नियम से किसी का नुकसान भी हो सकता है। अगर नियम से किसी का नुकसान होता है, अगर नुकसान होता है, नियम का मतलब क्या है कि अगर कोई नियम बनाया है कि चोरी नहीं करनी है, अब देखिए वहां पर हिंज ने क्या किया, उसे पता था कि चोरी नहीं करनी है, लेकिन उससे चोरी नहीं करने से उसकी वाइफ का नुकसान हो रहा है, तो वो क्या करता है, उस नियम को तोड़ देता है। तो नियमों को तोड़ देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये पता चल रहा है कि अगर कोई नियम है और उस नियम से किसी का नुकसान हो रहा है तो उस नियम को तोड़ देना चाहिए।
तोड़ करके उस नियम से उससे जो नुकसान हो रहा है उसे भरपाई कर देनी चाहिए, यानी उसको लाभ पहुंच जाएगा उससे नियम टूटने पर। लेकिन हमें कभी भी जानबूझकर या बिना सोचे समझे या कोई आवश्यकता नहीं है, हमें नियम नहीं तोड़ने चाहिए, ये आप ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि इस स्टेज में कह दिया कि नियम से किसी का नुकसान होता है तो उस नियम को तोड़ दें। तो नुकसान हो फ्रेंड्स तभी आप इस चीज का करें, अदरवाइज नहीं। तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। अगर देखिए पीछे पढ़ा था कि अगर उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया था अभी रेड लाइट पार करते समय, तो उसके भाई की जान बच सकती है तो उसे तोड़ दो। यानी तब उसने क्या सोचा कि वहां पर उसने उसके नियम को रेड लाइट के तोड़ करके अपने भाई की जान बचा ली, जैसा कि हिंज ने भी किया कि चोरी ना करके करेगा तो उसकी वाइफ मर जाएगी, इसलिए चोरी करी, उसने नियम तोड़ा और अपनी वाइफ की जान बचा ली। अगला है जो अभी देखा फ्रेंड्स इसकी कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता या यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ ओरिएंटेशंस, कि इसमें क्या है, किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरे के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं, या खिल जाते हैं, फ्रेंड्स लिख गया, ये खेल जाते हैं। यानी यहां पर बच्चा इतनी समझदार हो जाता है, यानी स्वयं निर्णय लेता है कि दूसरों के विचारों से नहीं, और आपने देखा होगा इस स्टेज में आकर के खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं कभी कभी, कि अगर हमारी वजह से किसी को नुकसान ना हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप जो है कोहलबर्ग के पूरे जो नैतिकता के सिद्धांत हैं उसके बारे में समझ चुके होंगे। देखते हैं और आगे क्या है इसमें। देखिए इससे रिलेटेड है फ्रेंड्स कुछ आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, तो इन्हें भी देख लेते हैं कि ये कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इसमें जो प्रश्न है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा। देखिए नैतिक निर्णय लेने के लिए किस तरह प्रवृत्त होगा, तो इसमें पहला है कि व्यक्तिगत आवश्यकता है एवं इच्छाएं, या बी व्यक्तिगत मूल्य या पारिवारिक अपेक्षाएं, या अंतर्निहित संभावित दंड। तो फ्रेंड्स क्या इसका आंसर होगा। तो देखिए हमने पढ़ा था पहले ही, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि इसमें क्या है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द prevention label of Kohlberg's theory, to which of the following would be individual term when making a moral decision। तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स, वह आपने देखा होगा कि संभावित दंड, यानी पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व होता है उसमें शुरू में। तो यहां पर जो आंसर होगा दोस्तों आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा, ये थोड़ा गलत लिख गया फ्रेंड्स, धारा नैतिकता की अनुपस्थिति को अर्थ में सूचित करता है। इंग्लिश में देख लेते हैं कि इन लॉरेंस कोहलबर्ग्स थ्योरी विच लेबल सिग्निफाइज, यानी संदर्भित करता है द एब्सेंस ऑफ मॉरलिटी इन टू सेंस, यानी उसकी कौन सी नैतिकता का अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। लेवल 1 या लेवल 2, 3 स्तर उन्होंने बताए हैं, तो उसमें कौन सा स्तर है जो बताता है नैतिकता की अनुपस्थिति होती है जिसमें बच्चा दूसरों के अनुसार चलता है, दूसरों के नियमों को फॉलो करता है। तो वह लेवल कौन सा था फ्रेंड्स, तो वह आपने देखा होगा लेवल 1 था, स्तर 1। तो यहां पर आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है कि किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था गुड गर्ल और गुड बॉय वाला जो चैप्टर था, वो कौन से उसमें था, आपके कन्वेंशनल स्टेज में थे गुड बॉय और गुड गर्ल, और आपका कौन सा था दूसरा फ्रेंड्स, कानून वाला। उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है आपके। तो सामाजिक संकुचन अनुकूलन होगा, या अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन होगा, या कानून और व्यवस्था अनुकूलन होगा फ्रेंड्स, या दंड और आज्ञाकारिता अनुकूलन होगा।
तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, एक अच्छा लड़की और अच्छा लड़का बनने की वो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, बी, गुड गर्ल और गुड बॉय ओरिएंटेशन। अगला है फ्रेंड्स, वीडियो काफी लंबी हो गई है तो आप वीडियो को देखिए, मैंने कोशिश की है कि पूरी वीडियो में आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चौथा नंबर है कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे कैसे व्यवहार किया जाए ना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। देखिए कठोर का शब्द आ गया तो कठोर वाला तो आपका हो ही नहीं सकता। धार्मिक शिक्षा देकर ये भी नहीं हो सकता। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो फ्रेंड्स देखिए, नैतिक चर्चाओं में, मुद्दों में उनको शामिल करके, इन्वॉल्विंग देम डिसीजन टू मेक। तो हमारा डी आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया है, क्या प्रस्तुत किया है? नैतिक विकास के चरण। संज्ञानात्मक, देखिए फ्रेंड्स संज्ञानात्मक किसका है? आपका जीन पियाजे जी का है। और नैतिक सिद्धांत जो है फ्रेंड्स आपके कोहलबर्ग जी का है। तो आप ध्यान रखें, तो यहां पर जो आंसर होगा फ्रेंड्स आपका नैतिक विकास के चरण। तो हमारा डी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, डी। ठीक है फ्रेंड, डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी। नैतिक विकास, नैतिक मुद्दों पे आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करना। सॉरी, ये वाला भी डी है, नैतिक विकास के चरण। देख लेते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो कौन सी अवस्था है फ्रेंड्स उनकी? प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनस्थ अवस्था। इसमें देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, लेटेंसी स्टेज, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, कंक्रीट ऑपरेशनल या इंडस्ट्री। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वह सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास होगा। और ये हमारा आंसर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ थे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, इनसे रिलेटेड। फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बता सकते हैं आप। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें दोस्तों, मस्त रहें और अच्छे से तैयारी करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।